नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से लाल किताब से जुड़े हुए समस्त रहस्य आप तक पहुंचाऊंगा। लाल किताब से जुड़ी समस्त जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैंने खाने किस प्रकार से देखे जाते हैं, खानावार ग्रहों का फल क्या होता है, उसके उपाय क्या होते हैं, मकान कुंडली कैसे बनाई जाती है, खानों की दृष्टि कैसे हम देखते हैं, लाल किताब में किस खाने की दृष्टि किस खाने पर पड़ती है, सोया हुआ ग्रह कैसा होता है, सोया हुआ खाना कौन सा होता है, इसकी समस्त जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। ज्यादातर ग्रहों की जानकारी 12 ही भावों में फल एवं उपाय मैं बता चुका हूं। कुछ ग्रहों के फल एवं उपाय रह गए हैं, वो धीरे धीरे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो लाल किताब आप घर बैठे ही सीख पाएंगे। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, सर आप लाल किताब ज्योतिष सिखाते नहीं हैं क्योंकि आपका सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, आप कब से सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि दोस्तों, मैं इतना समय नहीं दे पाता हूँ कि मैं ज्योतिष सिखा पाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप किसी से ज्योतिष सीखने के लिए, लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए अपना पैसा बर्बाद ना करें, न ही अपना समय बर्बाद करें। आपको लाल किताब से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा और ऐसी कोई भी बात, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको ना पता हो लाल किताब से जुड़ी हुई। अगर आपने कोई बात पूछनी है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब अपनी वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, आप यदि ज्योतिष सीख रहे हैं, लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें और जितना हो सके वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मुझे हौसला बना रहे, मैं वीडियो बनाता रहूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि जितने भी ग्रहों पर मैं वीडियो बनाता हूं, ग्रह पर आधारित वीडियो जितनी भी होती हैं, उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं लाल किताब से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, तो मुझे वो वीडियो बनानी ही पड़ती है और मुझे व्यूज़ मिले ना मिले, मैं वीडियो बनाता भी रहूँगा। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला बना रहता है वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज़ अपने लाइक शेयर ज़रूर किया करें और साथ ही साथ आप अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 10 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 11 के फल एवं उपाय के विषय में। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम खानों को देखते किस प्रकार से हैं, क्योंकि लाल किताब में ग्रहों का फल खानावार देखा जाता है, राशि वाइज नहीं देखा जाता। वैदिक ज्योतिष में हम खानों को भी देखते हैं और राशि को भी देखते हैं, लेकिन लाल किताब में सिर्फ खानावार ग्रहों का फल देखा जाता है। इसलिए खानों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं अपनी सारी वीडियो में खानों की जानकारी देता हूं, लेकिन हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो आपको खानों की जानकारी ना हो। मैं आपको खाना नंबर 11 के शुक्र की बात कर रहा हूं और 11वीं राशि में आप शुक्र को देख रहे हो, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी और सारे ही फल गलत हो जाएंगे। तो खाने हम किस प्रकार देखते हैं यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जहां पर लगन शब्द लिखा होता है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना, खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, उसके बाद खाना नंबर 4, उसके बाद 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 भावों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो बात करेंगे शुक्र के खाना नंबर 11 के फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, कुंडली का खाना नंबर 11 बृहस्पति और शनि का पक्का घर है। शनि इस भाव के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं और बृहस्पति भी इस भाव के कारक हैं। तो कुंडली में
जैसी स्थिति शनि और बृहस्पति की होगी वैसी ही स्थिति शुक्र की भी होगी। यानी शुक्र के अच्छे फल अगर हमने देखने हैं, शुक्र का फल देखना, तो हमें शनि और बृहस्पति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और शुक्र खाना नंबर 11 में शनि और बृहस्पति के साथ में इकट्ठा मिला हुआ माना जाएगा। यानी शुक्र में बृहस्पति का फल भी होगा और शनि का भी असर उसमें होगा। यानी जातक में तेज तरारी के साथ साथ बृहस्पति के शुभ प्रभाव भी होंगे। बृहस्पति का जो है शुभ आचरण भी उसके अंदर होगा। तेज तरार तो जरूर होगा, लेकिन बृहस्पति का भी उसके अंदर असर होगा। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी के साथ बुरा करना है या नहीं करना है, यह भी समझदारी उस इंसान के अंदर होगी। शुक्र यदि 11वें खाने में शुभ स्थिति में हो, अब शुभ कब होते हैं और अशुभ कब होते हैं यह भी जान लेते हैं। दोस्तों 11वें खाने में अगर शुक्र अपने शत्रु ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, यानी चंद्र के साथ में बैठ जाएं या राहु के साथ में बैठ जाएं या सूर्य के साथ में बैठ जाएं, तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। साथ ही खाना नंबर 2 और 7 में अगर शुक्र के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, यानी खाना नंबर 7 में सूर्य आकर बैठ जाएं या राहु आकर बैठ जाएं, ऐसे खाना नंबर 2 में सूर्य आकर बैठ जाएं या राहु आकर बैठ जाएं, तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र खाना नंबर 2 में अगर आ जाए, हालांकि शत्रु हैं शुक्र के, लेकिन चंद्र के खाना नंबर 2 में होने से भी शुक्र का फल यहाँ पे खराब नहीं होगा। दोस्तों शुक्र यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो जातक बचपन की मोह माया में लगे रहने वाला इंसान होगा, उसमें फंसे रहने वाला इंसान होगा। दोस्तों यदि जन्म कुंडली में शुक्र 11वें भाव में बैठे हुए हों तो जातक स्त्री हो या पुरुष हो सुंदर होगा, धन का भंडारी होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जातक हिजड़ा हो सकता है, यानी उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम रहेगी, स्किन की समस्याएं होंगी। या तो जातक धन का भंडारी होगा, खूबसूरत होगा, और अगर ऐसा नहीं है और शुक्र यहाँ पर अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक को हो सकता है शुक्र से जुड़े हुए रोग हो, शुक्राणु से जुड़ी हुई समस्या हो, जातक में नपुंसकता की प्रबलता आ रही हो, नपुंसकता बढ़ती जा रही हो, या स्किन की प्रॉब्लम हो। और स्किन की प्रॉब्लम भी जो है वो गुप्तांग के आसपास होगी, या स्किन पे कहीं और भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है कि प्राइवेट पार्ट के आसपास यानी गुप्तांग के आसपास जो है स्किन की समस्या हुआ करती है, खारस, खुजली या किसी तरह की समस्या रहा करती है। दोस्तों शुक्र कुंडली के 11वें खाने में हो तो जातक सांसारिक कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि कामदेव की शक्ति ही भूल जाए, यानी सेक्स की समस्या उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है, शुक्राणुओं से जुड़ी हुई समस्या जातक को हो सकती है। दोस्तों खाना नंबर 3 मंगल और बुध का सम्मिलित घर है और खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 11 के शुक्र पर पड़ती है। जातक की पत्नी के यदि 3 भाई हैं तो यह बड़ा शुभ होगा। जातक की पत्नी के 3 भाई होना यह उत्तम स्थिति का होगा, यानी शुभ रहेगा। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में है और खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 खाली है, यानी शुक्र सोई हुई हालत का है, तो ऐसे में जातक अगर माँ दुर्गा की पूजा पाठ करे तो देवी आराधना से जातक को पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो पत्नी के 3 भाई होंगे जो जातक की सहायता करेंगे। जातक को पत्नी के 3 भाइयों से लाभ हासिल होगा। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में हो तो जातक पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति होता है, यानी पैसों के पीछे सारी जिंदगी भागता रहता है, लेकिन स्वभाव भोला होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का असर भी शुक्र में दिखाई दे रहा है। शनि की चालाकी तो है उसमें, शनि की चालाकी के साथ साथ बृहस्पति का भोलापन भी उसमें रहेगा। बृहस्पति के शुभ प्रभाव भी जातक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों शुक्र यदि कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक स्त्री हो चाहे पुरुष हो विपरीत लिंगी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। यानी ऐसा जातक अगर स्त्री है तो उसके मित्र जो हैं वो पुरुष होंगे
और अगर जातक पुरुष है तो ऐसे जातक के जो मित्र हैं वो ज़्यादातर लड़कियां होंगी, स्त्रियां होंगी। दोस्तों शुक्र कुंडली के 11वें भाव में हो तो जातक लट्टू के समान अपना स्वभाव बदलने वाला होता है। लट्टू की तरह अपना स्वभाव बदलता रहता है, यानी अपनी बात पर अडिग नहीं रहता है। और ऐसा होना जातक के लिए कोई शुभ प्रभाव का नहीं होगा। जातक को स्वभाव बदलते रहना अच्छा नहीं रहेगा जिनका शुक्र खाना नंबर 11 में हो। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हों और बुध और चंद्रमा कुंडली में कायम हो, यानी बुध जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में बैठे हों, 2 में बैठे हुए हों, या 4 में बैठे हों, 5 में बैठे हों, 6 में बैठे हों, या 7 में बैठे हों। ऐसे ही चंद्रमा भी कायम हो, यानी लगन में बैठे हों, खाना नंबर 1 में बैठे हों, खाना नंबर 2 में बैठे हों, खाना नंबर 3 में हों, 4 में हों, 5 में हों, या 7 में हों, या खाना नंबर 9 में हों, तो अब ऐसा जातक छुपे तौर से काम करने का आदी होगा। यानी कोई भी काम छुप छुपा कर करेगा। और ऐसा इंसान धन का जरूर भंडारी होगा, यानी धन की ऐसे इंसान के पास कमी बिल्कुल ना होगी। और अगर 25 साल के बाद 12 साल तक जातक के पास में भरपूर धन आए तो शुक्र यहां पे उत्तम फल का होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जातक हिजड़ा होगा, जातक को सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, नपुंसकता तक बात जा सकती है। अमूमन देखने में आया है कि अगर शुक्र 11वें खाने में अशुभ है तो जातक की मृत्यु सर कटने से होती है या ब्रेन हेमरेज होने से जातक को नुकसान होता है। इसके बावजूद जातक धन का भंडारी होगा, यानी जातक के पास में धन जरूर होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और 5 लड़कियों की शादी करने लायक उस जातक के पास में धन होगा, यानी 5 लड़कियों की शादी वो कर सकेगा, इतना धन उस जातक के पास होगा। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में अशुभ हो, यानी राहु से पीड़ित हो जाएं या सूर्य से पीड़ित हो जाएं या शनि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में ना बैठे हुए हों या बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में ना बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक अपनी बचपन की गलतियों से अपने वीर्य का नाश कर देता है, अपनी शरीर की शक्ति को खो देता है। और बचपन की गलतियों के कारण ही शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और शरीर में संतान उत्पत्ति की क्षमता घट जाती है, जिसका उपाय मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों शुक्र यदि 11वें भाव में और राहु कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसे में जातक की लड़कियां अधिक होंगी और जितनी लड़कियां ज्यादा होंगी उतनी ही धन की बढ़ोतरी होगी। यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी तो धन की भी स्थिति उसकी मजबूत होती चली जाएगी, जितनी लड़कियां उतना ही धन मजबूत होता चला जाएगा। और ऐसा जातक अगर लड़कियों पर धन का खर्च करे तो और भी ज्यादा तरक्की हासिल करेगा। यानी 5-5 लड़कियों की शादी करने के बाद भी ऐसे जातक को किसी तरह का धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में अशुभ हालत में हो तो जातक हर काम पर्दे में करने वाला होता है, हर काम छुपे तौर पे करने वाला होता है। बात बात में अपनी बात से बदल जाना, हरदम अपना स्वभाव बदलते रहना ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जातक में अब इसको दिमागी कमजोरी कहें या शनि की चालाकी कहें, जातक अपना भेद जल्दी से किसी को नहीं देता है, यानी छुपे तौर से सारे काम करता है। जातक बाहर से दिखने में भोला भाला होगा लेकिन अंदर से तेज तरार होगा। शुक्र यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो जातक को पत्नी को घर का खजांची बनाना शुभ नहीं रहता। यानी पत्नी को अगर जातक घर की खजांची बना दे, कैशियर बना दे, तो अब पैसा जोड़ना जातक के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी खर्चा करने वाली होगी, कारण जो मर्जी हो, शुक्र खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों और पत्नी को धन का राखा बना दिया जाए या खजांची बना दिया जाए तो धन की स्थिति को उत्तम कर पाना मुश्किल होगा, धन को एकत्र कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर शुक्र कुंडली के 11वें भाव में अशुभ फली हो रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, जातक को नपुंसकता
की प्रॉब्लम हो रही है या धन की तरफ से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, स्किन की समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में कपिला गाय का दान करना उत्तम फल का रहता है। बल्कि शादी के वक्त ही अगर कपिला गाय का दान किया जाए तो ये बड़े शुभ प्रभाव का रहता है। कपिला गाय का दान शनि के बुरे प्रभाव से जातक को बचाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में हो और खाना नंबर 3 में बुध बैठ जाए या शुक्र के साथ में ही बुध बैठ जाए तो अब जातक के पास में माना कि धन की कमी नहीं होगी। धन जातक के पास में होगा, लेकिन जातक का खानदान, जातक के परिवार में मर्दों की संख्या घटती जाएगी। जातक का अपना कुल खानदान यहाँ पर कम होता चला जाएगा। लड़कियां घर का धन बर्बाद करेंगी। बुध और पापी ग्रहों का फल यहाँ पर मंदा हो जाएगा और शुक्र का कोई एतबार नहीं रहेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में है और 11वें भाव में शुक्र पर मंगल की किसी तरह से दृष्टि पड़ रही है, मंगल खाना नंबर 3 से दृष्टि डालें या खाना नंबर 5 से दृष्टि डालें, और साथ ही साथ जातक की पत्नी के 3 भाई हों और जातक उन भाइयों की सहायता करे तो जातक के लिए बड़ा ही शुभ प्रभाव का होगा। जातक के परिवार में अब संतान भी होगी, यानी पुत्र संतान भी जातक को मिलेगा, परिवार भी मिलेगा और धन दौलत की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। धन दौलत भी अच्छा होगा और परिवार भी उत्तम रहेगा। लेकिन अगर शुक्र कुंडली में अच्छे नहीं हैं, 11वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, शुक्र राहु से पीड़ित हैं या शुक्र सूर्य से पीड़ित हैं या 7वें भाव में शुक्र के शत्रु बैठ जाएं, चाहे वहां पर राहु आकर बैठ जाएं, चाहे वो सूर्य आकर बैठ जाएं, और शनि भी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हो, शनि खाना नंबर 8 में बैठ जाएं, शनि खाना नंबर 6 में बैठ जाएं, या शनि लगन भाव में नीच होकर बैठ जाएं, यानी लगन में शनि बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि किसी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही हो या सूर्य पर पड़ रही हो, तो शनि यहाँ पर बुरे प्रभाव के हो जाएंगे, या शनि खाना नंबर 3 में बैठ जाएं। अब ऐसे में क्या होगा, जातक को शादी के बाद 3 साल के बाद ही नामर्दी की समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी। नपुंसकता की जो है हालत तक ऐसा इंसान पहुंच जाएगा और इसका कारण बचपन की गलतियां होंगी। जातक की अपनी ही बचपन की गलतियों के कारण, वीर्य के नाश के कारण, सपन दोष की अधिकता के कारण जातक को सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, शुक्राणुओं से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। अब अगर किसी जातक को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो जातक को चाहिए कि शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जातक करें, यानी ऐसी दवाइयों का सेवन करें जिसमें शनि यानी लोहे का कुस्ता, लोहे का कुस्ता से मतलब होता है लोहे की भस्म, लोहे की भस्म बीच में प्रयोग करें, या किसी तरह का तेल जैसे मछली का तेल वगैरह का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर कुंडली में केतु अशुभ नहीं है, अगर केतु कुंडली में अशुभ नहीं है तो सोने का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी सोने की कोई ऐसी कोई तार ले, शुद्ध सोने की तार ले, जिसको गैस पे, चूल्हे पे उसको अच्छी तरह से तपा के लाल कर लिया जाए और उस तपाई हुई जो सलाई है या तपाई हुई जो तार है उसको कच्चे दूध में डुबोकर या गर्म दूध में डुबाकर, उसको दूध में डुबाकर अगर उस दूध का सेवन करता है जातक 40 से 43 दिन तक, तो जो भी कमजोरी उसके शरीर में है वो कमजोरी का नाश होगा, शुक्राणुओं की बढ़ोतरी होगी और जो मर्दाना ताकत है वो भी बढ़ेगी। यानी बृहस्पति का साथ जातक को लेना चाहिए और शनि का भी साथ जातक को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्र शनि और बृहस्पति के पक्के घर में बैठा हुआ है। अब शनि बृहस्पति का साथ अगर जातक को मिलता रहेगा तो जातक सेहत संबंधी बीमारियों से दूर रहेगा। सोने की भस्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर शुद्ध भस्म सोने की मिलती है तो उसको भी ताकत की दवाइयों के साथ में प्रयोग करना ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी बात यहाँ पे देखना पड़ेगा कि केतु कैसी स्थिति में है। अगर कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो सोने का प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र का प्रयोग भी साथ में करना है, यानी दूध से दवाइयाँ लेनी है। जो भी आप दवाइयों का सेवन करेंगे, यानी लोहे की भस्म वगैरह अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों में ले रहे हैं तो उसको दूध के साथ में अगर सेवन करते हैं
तो अच्छा रहेगा। और अगर केतु कुंडली में उत्तम बैठा हुआ है तो सोने की भस्म का प्रयोग करना या सोने की तार को गैस पे गर्म करके तपा के उसको दूध में डिप करके लेना भी बड़े उत्तम प्रभाव का रहेगा। दोस्तों, शुक्र 11वें भाव में अगर पीड़ित हैं तो देखने में आया है कि नर संतान कायम नहीं होती है, यानी नर संतान बहुत कम जातक को हो पाती है। ज़्यादातर देखने में आया है कि लड़कियां जातक की होती हैं। और शुक्र की महादशा का फल जो है 20 साल का होता है। 20 साल तक शुक्र की महादशा रहती है। इस महादशा के अंदर अगर शुक्र को सही कर लिया जाए, अगर शुक्र के फल ठीक कर लिए जाए, शुक्र के उपाय वगैरह करके, शुक्र को बृहस्पति का साथ मिले और शनि का साथ मिल जाए, तो पुत्र संतान के योग भी इस महादशा के अंदर ही बनते हैं। महादशा या अंतरदशा में भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है यदि शुक्र के उपाय किए जाए। जातक को बुध की पालना करने से भी लाभ होगा। बुध की पालना यानी बेटियों की सेवा करें, बहनों की सेवा करें तो उत्तम फल का रहेगा। तोता भी पाल सकते हैं। शुक्र कुंडली के 11वें भाव में हो तो पत्नी धन और आय की स्वामी मालूम होगी, यानी ऐसा प्रतीत होगा कि पत्नी ही धन और आय की स्वामी है या उसी के भाग्य से धन और आय की प्राप्ति हो रही है। लेकिन पत्नी खुद अपनी तबाही का कारण बनेगी। पत्नी की अपनी बर्बादी का कारण भी वह खुद ही होगी। तो दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति कहीं बन रही है, गृहस्थ में कहीं दिक्कत आ रही है या सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैंने उपाय बताए ये उपाय किए जाएं। और साथ साथ कपिला गाय का दान करना बड़ा उत्तम रहता है। शुक्र अगर 11वें भाव में और आपको दिखाई दे रहा है कि शुक्र के जो प्रभाव है इतने अच्छे नहीं हैं, शरीर में आपको किसी तरह की कमी महसूस होती है, तो आप शादी से पहले ही 40-43 दिन तक लगातार सोने की तार को, अगर केतु कुंडली में उत्तम है तो सोने की तार को गैस पे तपा के गर्म करके उसका दूध का सेवन करें लगातार। लोहे की भस्म का सेवन आप कर सकते हैं दवाइयों के साथ में। और साथ ही साथ शादी के वक्त ही कपिला गाय का दान अवश्य करें। दोस्तों, यदि शुक्र कुंडली के 11वें भाव में है तो हमें किन किन बातों से बचना चाहिए? दोस्तों, एक तो स्त्रियों के झगड़ों से हमें बचना चाहिए। विधवा स्त्री का श्राप हमने बिल्कुल नहीं लेना है। विधवा स्त्री से झगड़ा कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है। और खासकर स्त्रियों का सम्मान करना शुक्र 11 वाले के लिए बहुत जरूरी होता है। शुक्र 11 वाले को विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। पराई स्त्री संबंध से बचें। पराई स्त्री संबंध अगर रहेंगे और साथ में अगर शुक्र अशुभ स्थिति में रहा तो एड्स जैसी भयंकर बीमारी भी इंसान को दे सकता है, क्योंकि 11वें शुक्र प्रॉब्लम खड़ी करता है सेक्सुअल, तो वो भी चीज हो सकती है। तो पराई स्त्री संबंध से बिल्कुल दूर रहें। उपाय के तौर पे अगर खाना नंबर 3 में बुध बैठे हुए हैं तो रुई का दान मंदिर में करना या दही का दान मंदिर में करना वो शुभ रहेगा। मंगल की चीज़ों का दान मंदिर में करना, यानी पतासे या रेवड़ियाँ वगैरह मंदिर में देना या गुड़ देना मंदिर में, ये भी शुभ रहेगा। शुक्र का जो मैंने उपाय आपको बताया, सोने की तार को गर्म करके तपा के दूध में डिप करके 40-43 दिन तक लेना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और अगर केतु उत्तम है और नहीं तो लोहे की भस्म का प्रयोग करना, शनि के किसी प्रकार के तेल का प्रयोग करना भी ठीक रहेगा। तेल का दान करना या कपिला गाय का दान करना विवाह के समय या विवाह के बाद, ये भी एक उत्तम उपाय रहेगा। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देख के, दशा देख के, अंतरदशा देख के आपको उपाय बताए जाएंगे और जीवन में जो भी समस्या आपकी चल रही है उसका समाधान भी आपको लाल किताब के अचूक उपायों द्वारा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।